स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए। इसको लेकर समय समय पर मांग उठती रहती है। स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज जैसे भारत हो गया, अफ्रीका के कई देश हो गए, वो लोग डिमांड करते रहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव की बहुत जरूरत है। और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन को 80 साल पहले बनाया गया था और उस समय जिन कंट्रीज के पास पावर थी, मैं बात कर रहा हूं 5 परमानेंट मेंबर्स की, उस समय जिनके पास पावर थी, आज भी वही 5 देशों ने जो पूरा पावर है उस पर कब्जा करके रखा हुआ है। ये आप देख सकते हो, यहां पर एक बड़ा बयान आया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा। उन्होंने कहा है इंडिया विल गेट परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट, बट उन्होंने बट लगाया और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और रिसेंटली आपने काफी सुना होगा यूनाइटेड नेशन यूएन 2.0 को लेकर, जिसको भारत काफी तेजी से उठा रहा है कि यूएन 2.0 होना चाहिए। तो एग्जैक्टली ये है क्या, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जल्दी स्टार्ट हो रहा है। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। जैसे हमारा बुक्स हो गया, 18 बुक्स हो गए, वो आपके घर तक डिलीवर होते हैं। पर्सनल मेंटर आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज होती है। आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं, बस हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, एस जयशंकर साहब कल जो है बातचीत कर रहे थे किसी इंटेलेक्चुअल्स के साथ। गुजरात के अंदर राजकोट जो शहर है, वहां पर कुछ इंटेलेक्चुअल्स के साथ बातचीत कर रहे थे और उसमें ऑडियंस ने सवाल पूछ लिया कि भारत का क्या चांस है कि हम परमानेंट मेंबर बन सकते हैं यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में। आप सभी को पता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो इसको लेकर यहां पर जयशंकर साहब का जो बयान है, उन्होंने कहा है कि भारत को बहुत जल्द इसके अंदर परमानेंट सीट मिल सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यहां पर आप देख सकते हो, उन्होंने क्वेश्चन का आंसर भी दिया कि आखिरकार परमानेंट जो सीट है यूएनएससी के अंदर वो कैसे मिलती है। देखो, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जब तक पांचों के पांचों देश जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो एग्री नहीं कर जाते, जैसे चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस और यूनाइटेड किंगडम, ये 5 देश एक साथ एग्री नहीं कर जाते कि क्या किसी और देश को परमानेंट मेंबर बनाना है, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि देखिए, यहां पर 80 साल पहले, जैसा मैं आपको बता रहा था, कि इन 5 देशों ने डिसाइड किया कि इनके पास ये परमानेंट मेंबरशिप होगी। अब देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि ये 80 साल पहले टोटल कितने कंट्रीज थे यूएन के अंदर? सिर्फ हार्डली अराउंड 50 कंट्रीज के आसपास थे। 50 इंडिपेंडेंट कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, जो कि आज के डेट में बढ़कर हो गई हैं 193 कंट्रीज। लेकिन ये 5 देशों ने अभी भी इसके ऊपर पूरा कंट्रोल जमाया हुआ है। और ये काफी स्ट्रेंज है कि यहां पर हम कैसे कंसेंसस को जुटाएं। आपको पता ही होगा कि अगर मान लो 4 देश अगर रेडी भी हो जाते हैं, तो एक ना एक ऐसा देश होगा इन 5 में से जो उसको अपोज करेगा। ठीक है, अलग अलग प्रकार की आपको जियोपॉलिटिक्स देखने को मिलती है। यहां पर कुछ लोग एग्री करते हैं, जैसे मान लो अगर हम भारत की बात करें तो कुछ देश एग्री करते हैं, जैसे ऑलरेडी यूके ने कहा हुआ है, यूएस ने भी कुछ हद तक कह दिया है, रशिया सपोर्ट करता है कि हाँ भारत को भी होना चाहिए। कुछ ऐसे देश हैं जो ऑनेस्टली कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपका चाइना देख लीजिए, चाइना पूरी तरह से अपोज करता है कि भाई भारत को इसके अंदर हम नहीं बनाएंगे। फिर इसके अलावा कुछ जो हैं जो पीछे से बहुत चालाकी के थ्रू यहां पर अलग तरीके का काम करते हैं, स्पेशली अमेरिका जैसा आप समझिए कि दो तरफा बात करने वाला देश शायद ही कोई होगा। बाहर की तरफ से वो भले ही दिखा दे कि हाँ वो भारत को सपोर्ट करता है, ऐसा है, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा कि वो भी भारत को कभी यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बनने देगा। और ये कई सालों तक चलता आ रहा है। ऐसा एक तरह से एस जयशंकर साहब ने अपने बयान में बोला है। लेकिन यहां पर अब देखिए, सिचुएशन धीरे धीरे अब चेंज हो रही है, बड़े स्तर पर चेंज हो रही है, क्योंकि पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे ना, तो एक फीलिंग आ रही है अलग अलग देशों में कि यहां पर हमें बदलाव की जरूरत है। और स्पेशली भारत को लेकर ज्यादातर अब देश ये एग्री करते हैं कि भारत को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। और इसका सिंपल सा कारण यह है कि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी वाला देश
अगर परमानेंट मेंबर्स के सीट से बाहर होगा तो मतलब उसके रिप्रेजेंटेशन का फायदा क्या है? भारत का अगर परमानेंट मेंबर सीट नहीं है तो यहां पर उस बॉडी का मतलब ही क्या हुआ? इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे पास, तो आप उसको रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं दे रहे हो। तो इसी को लेकर एस जयशंकर साहब यही कह रहे हैं कि वी विल डेफिनेटली गेट इट, बट यहां पर उसको अचीव करने के लिए हमें हार्ड वर्क की जरूरत है। वी विल हैव टू हार्ड वर्क एंड दिस टाइम वी विल हैव टू वर्क इवन हार्डर। यहां पर बहुत ज्यादा करना होगा, तभी चीजें हो पाएंगी। खैर, इसके अलावा यहां पर एक और चीज बोला गया है कि भारत और उनके कुछ अलाइज, अक्सर आप सुनते होंगे G4 नेशंस के बारे में। ये G4 नेशंस क्या है? इसमें भारत है, जापान है, जर्मनी है और इजिप्ट है। ये चारों देश मिलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बदलाव हो, इसको लेकर आवाज उठाते रहते हैं। तो एस जयशंकर साहब का यह कहना है कि जो चारों देश एक साथ आ गए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं, एक तरह से प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए, तो इसकी वजह से भी काफी चीजें यहां पर बदल सकती हैं। यहां पर एस जयशंकर साहब ने पॉइंट किया कि एक तरह से फीलिंग आ रही है पूरे दुनिया के अंदर कि अगर अब यहां पर चेंज नहीं हुआ तो इसका फायदा नहीं होगा। जैसे कि अगर आप रिसेंट का एग्जांपल लीजिए, और एस जयशंकर साहब ने इसका एग्जांपल बताया है। फॉर एग्जांपल, जो यूक्रेन वॉर हो गया, यूक्रेन वॉर के समय आपने देखा ही, गाजा वॉर के समय आपने देखा कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर कोई कंसेंसस नहीं बैठ पा रहा है। कुछ देश सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं सपोर्ट करते हैं। तो ये जो अब देशों के अंदर फीलिंग आ रही है ना कि कंसेंसस जुट नहीं पा रहा है, तो आखिरकार यूनाइटेड नेशंस का मतलब क्या रहा? यूनाइटेड नेशन आखिरकार एक्शन क्या लेता है? तो जितना ज्यादा देशों के अंदर फीलिंग आएगी कि अब यूनाइटेड नेशंस का रहना ना रहना ये कोई मायने अब नहीं रखता है, तो इसकी वजह से हमारे अब चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि इन 5 देशों को लगेगा ना कि अगर ज्यादातर देश यूएन को अब धीरे धीरे बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देंगे, तो इन 5 देशों को लगेगा कि भाई अब हमें बदलाव की जरूरत है। अदरवाइज ये जो 5 देश परमानेंट मेंबर्स एक तरह से पूरा जमा कर अपने आप को बैठ गए हैं, फेविकॉल लगाकर बैठ गए हैं कि हम तो हिलेंगे ही नहीं और किसी और को नहीं आने देंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इट्स ऑल अबाउट कि बाकी के देश कब तक यूएन को सहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एस जयशंकर साहब की बात। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली पिछले महीने की बात है, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था और उसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। देखिए, यहां पर एक ग्रुप है जिसको कहा जाता है यूएफसी। इसको कहते हैं यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर कई सारे देश हैं, पाकिस्तान भी है इसके अंदर अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टारिका, इटली, माल्टा, मेक्सिको, पाकिस्तान, कोरिया, सैन मैरिनो, स्पेन, टर्की, और इसके अंदर 2 एक तरह से ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं। एक तो चाइना है जो कि परमानेंट मेंबर है, और जो इंडोनेशिया है। तो ये जो देशों का समूह है, ये अपने आप को कहते हैं यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। और इनका ये कहना है कि हाँ, हम भी चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर बदलाव हो। लेकिन देखिए, बड़े चालाक हैं ये जो यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस वाले देश है ना, ये चालाक ऐसे हैं कि इनका कहना है कि हम यूएनएससी के अंदर बदलाव तो चाहते हैं। जैसे ये आप देख सकते हो, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं और यहां पर 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। 2-2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, आपको पता ही होगा। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है। जैसे पाकिस्तान का आप एग्जांपल लीजिए, पाकिस्तान को यह बात पता है कि वो तो कभी, उसका तो कोई चांस ही नहीं है परमानेंट मेंबर का। तो पाकिस्तान क्या चाहेगा कि वो भारत को भी ना बनने दे। तो पाकिस्तान क्या करता है, इन देशों के साथ शामिल हो गया है, एक साथ आ गया है और ये कहता है कि हम चाहते हैं रिफॉर्म हो, दिखाता है कि हाँ रिफॉर्म हो, लेकिन रिफॉर्म किसमें हो? यहां पर ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है ना, उसमें और ज्यादा संख्या बढ़ा दी जाए। भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि भाई देखो, जो परमानेंट मेंबर्स की संख्या है, जब तक उसमें बदलाव नहीं होगा तब तक रिफॉर्म का कोई मतलब ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है। और इसीलिए भारत ने यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, ये जो ग्रुप है जिन्होंने रिफॉर्म्स को सुझाया था पिछले महीने, उसको बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज किया है। मतलब हेविली, एक तरह से आप कह सकते हैं। भारत की जो स्टेटमेंट आई हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या बोला गया भारत के द्वारा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस है, इन्होंने जो रिफॉर्म सुझाए हैं ना, उनका रिफॉर्म मैं आपको बताता हूं क्या है। इनका कहना है कि देखो, अभी 15 टोटल मेंबर्स हैं, जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। तो 15 से इसकी संख्या बढ़ाकर 26 कर देनी चाहिए। लेकिन ये जो 11 की संख्या बढ़ाई गई है प्लस 11, ये कहां पर बढ़ेंगी? ये एक्चुअली नॉन परमानेंट मेंबर के अंदर बढ़ेंगी। मतलब कि 10 अभी जो होते हैं, इसमें प्लस 11 कर दो तो ये हो जाएंगी टोटल आपका 21, और प्लस 5 परमानेंट मेंबर तो है ही है, तो टोटल संख्या आप कितनी हो जाएगी यूएनएससी के अंदर? 26 हो जाएंगी। तो इनका ये सुझाव है जो कि भारत ने पूरी तरह से रिजेक्ट किया। और भारत का कहना है कि हम चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस 2.0। तो वो क्या है? देखो,
भारत ये कह रहा है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ा खतरा है, जो कि आज के डेट में बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गई हैं, कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, तो हमें उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो 21st सेंचुरी में जरूरत है हमें यूनाइटेड नेशंस 2.0 की, जो कि क्रेडिबल हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, और यहां पर उसमें कैपेबिलिटी हो कि अगर पीस और सिक्योरिटी को कोई खतरा है, जैसे कहीं पर वॉर हो रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, इजराइल गाजा का वॉर हो रहा है, तो अगर यूनाइटेड नेशन अगर उसको रोक नहीं सकता तो यूनाइटेड नेशंस का मतलब क्या हुआ? तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा रिफॉर्म आए जहां पर एक तरह से उसको हम एक्शन ले सकें। तो इसीलिए भारत की तरफ से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन एम्बेसडर रुचिरा कंबोज, उन्होंने यूएफसी मॉडल को क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि देखिए यूएफसी जो मॉडल है ना, वो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि अफ्रीका के जो 54 देश हैं अफ्रीकन यूनियन के अंदर, वो यहां पर कहते हैं कि दोनों में एक तरह से चेंजेस होने चाहिए, परमानेंट मेंबर में भी चेंज होना चाहिए और नॉन परमानेंट मेंबर में भी। तो भारत ने यह कहा कि देखिए अफ्रीका जो ये चाहता है, आप अफ्रीका की बात सुन नहीं रहे हो, तो एक तरह से आप इसको कैसे बढ़ाओगे, आप कैसे रिफॉर्म लेकर आओगे? क्योंकि जहां तक भारत का सवाल है, तो भारत तो देखो ग्लोबल साउथ का एक बहुत बड़ा वॉइस बन चुका है। अभी रिसेंटली G20 में क्या हुआ था पिछले साल, कि भारत ने कोशिश किया, पूरा दम लगा दिया कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट सदस्य बनाया जाए। तो ये कौन करके दिखाया? ये भारत ने करके दिखाया। तो भारत एक तरह से वॉइस बन चुका है ग्लोबल साउथ का। तो क्वेश्चन ये है कि यहां पर G4 जो नेशंस हैं, जिसमें भारत भी है, वो लोगों ने क्या मॉडल रिप्रेजेंट किया है? देखो पिछले महीने मैंने आपको बता दूं कि भारत ने एक तरह से प्रेजेंट किया है डिटेल मॉडल ऑन बिहाफ ऑफ G4 नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के लिए। और देखिए हम क्या चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि यहां पर जो संख्या है यूएनएससी की, वो 15 से बढ़ाकर करीब 25-26 कर दी जाए। लेकिन इसमें हम ये चाहते हैं कि 6 परमानेंट और नए मेंबर को जोड़ा जाए और 4 से 5 नॉन परमानेंट मेंबर को जोड़ा जाए, जो कि यूएफसी क्या कहता है, यूएफसी उनका मॉडल कहता है कि नहीं, सिर्फ नॉन परमानेंट मेंबर्स को बढ़ाया जाए, जो कि भारत नहीं चाहता। भारत चाहता है कि अफ्रीका के देश, कोई देश जो है वो भी आपका परमानेंट मेंबर बने, एशिया में जैसे भारत हो गया वो भी परमानेंट मेंबर बने। तो जब तक ये चीजें होंगी नहीं, तब तक रिफॉर्म का कोई वजूद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और धीरे धीरे अगर ये रिफॉर्म नहीं हुआ, लेट मी टेल यू, यूनाइटेड नेशंस का जो एक तरह से महत्व है ना, वो धीरे धीरे आप देखोगे कम होता जाएगा, और ये स्पीड अभी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो लेट्स सी कब तक क्या चीजें होती हैं, बट आई होप कि ये जो बयान था उससे रिलेटेड जितनी भी पहलू थे, चीजें थी, वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने भारत के एक राज्य में एक प्रोजेक्ट को काफी सराहाया था। उसको एक तरह से कहा था कि बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट, और वो है केसी वैली वाटरशेड मैनेजमेंट। क्या आप बता सकते हो कौन से राज्य के द्वारा ये प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, स्किल का कोई कोर्स हो, जस्ट यूज दिस कोड एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।